जी हाँ। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये कौन कौन आ गए? ये जाने 15 कैसे दिखा रहे हैं बेटा? रिश्तेदार कलाल आ गई, नीतू बागड़ी, ज्योति मीना, आरती चौधरी, रुचि कुमारी मीना, आरती चौधरी, सृष्टि गोयल और सुनीता चौधरी, पूजा चौधरी, पूजा कुमावत, लता वर्मा रही है, लता वर्मा, अंजलि जलवानिया, सुरंजना मीना, पूजा कुमावत, तस्लीम बानू। 13 14 कैसे दिखा रहे हैं? ये 15 कैसे दिखा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के नहीं है, 15 दिखा रहे हैं बेटा मेरे को मिला के। ऋषिता कलाल, नीतू बागड़ी, ज्योति मीना, सुनीता चौधरी, अच्छा, मनीषा कुमारी सिंगाड़िया, मनीषा कुमारी। मैम। हाँ, कौन बोल रहे मैं बेटा? सुरंजना वर्मा। हाँ, सुरंजना वर्मा लगा दी बेटा, सुरंजना वर्मा लगा दी। अटेंडेंस मनीषा कुमारी के पे लगाई है, रिश्ता कलाल, नीतू बागड़ी, सृष्टि गोयल, रुचि कुमारी मीना, आरती चौधरी, ज्योति मीना, सुनीता चौधरी, पूजा चौधरी, लता वर्मा, ठीक है, अंजलि जलवानिया, पूजा कुमावत, तस्लीम बानू, सुरंजना वर्मा, पूजा कुमावत और पूजा चौधरी, इन सबकी लगाई है ना? अच्छा, अपन आज कर रहे हैं, क्या करेंगे?
एल्गी में जनन प्रतिभा शर्मा आ रही है। प्रतिभा शर्मा की लगा के मैं प्रतिभा शर्मा का नाम लिख के फिर स्टार्ट करते हैं। प्रतिभा शर्मा। अच्छा, अब अपन एल्गी में जनन स्टार्ट करेंगे आज। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में जनन कैसे होता है, क्लासिफिकेशन तो बाद में लेंगे अपन। रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो बेटा रिप्रोडक्शन इन एल्गी takes place by vegetative, asexual and sexual methods to increase the number of individuals to preserve their generation for future. Means in algae, the reproduction occurs by vegetative, asexual and sexual methods. Now, vegetative reproduction. So, vegetative reproduction includes those methods of propagation in which portions of the plant body become separated off to give rise to new individual. It does not involve rejuvenation of the protoplast. So vegetative reproduction is the most common method of reproduction in algae and it occurs or takes place by following means. First, fragmentation. हिंदी में बता रही हूँ, पहला है फ्रेगमेंटेशन। तो अपन आज किसकी बात करते हैं, एल्गी में जनन कैसे संपन्न होता है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनन अवस्था। जनन अथवा प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपनी संतति उत्पन्न करता है। जनन कायिक भागों, अलैंगिक संरचनाओं तथा लैंगिक संरचनाओं के द्वारा होता है, जिसे कायिक जनन, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन कहते हैं। तो शैवालों में अनुकूल परिस्थितियों में कायिक व अलैंगिक विधियों द्वारा जनन होता है। मतलब इन algae during the favorable conditions the reproduction occurs by vegetative and asexual methods। मतलब अनुकूल परिस्थितियों में शैवाल कायिक व अलैंगिक विधियों द्वारा जनन करते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में शैवाल लैंगिक जनन द्वारा क्षणकालिक काय बनाते हैं। मतलब ड्यूरिंग द unfavorable conditions the alga reproduce by means of sexual method। तो शैवालों में जनन 3 विधियों से होता है। पहला है बेटा कायिक जनन, जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड इज अलैंगिक जनन, asexual reproduction एंड तीसरा क्या है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो किसकी बात करेंगे, कायिक जनन। हाउ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स इन एल्गी। तो कायिक जनन में किसी प्रकार की विशेष संरचना या बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है और शैवालों में कायिक जनन कुछ प्रमुख विधियों के द्वारा होता है। तो पहले है खंडन द्वारा, बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। खंडन में क्या होता है, विभिन्न शैवालों में सुकाए मतलब थैलस अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड स्वतंत्र वृद्धि कर नए पादप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार का जनन तंतुल शैवालों में पाया जाता है, जैसे कि क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स व ऊडोगोनियम। नील हरित शैवालों की कॉलोनियां भी खंडन द्वारा प्रवर्धन करती हैं, जैसे कि नोस्टॉक व एफेनोकैप्सा। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, द फ्रेगमेंटेशन। तो इन
filamentous forms of algae like Ulothrix, Oedogonium, Spirogyra, and Gymnema. The thallus breaks into small fragments. मतलब in some alga like Ulothrix, Oedogonium, and Spirogyra, the thallus of algae breaks into small fragments, and each fragment has the capability to grow independently and it forms a new thallus. तो शैवालों में सुखाए का खंडन अनेक कारणों से होता है. मतलब किन किन कारणों से शैवालों का खंडन होता. शैवालों में सुखाए मतलब थैलस का खंडन फ्रेगमेंटेशन अनेक कारणों से होता है, जैसे कि तेज जलधारा के प्रभाव से, जलीय जंतुओं द्वारा काटने या चबाने से, आसन कोशिकाओं के स्फीत दाब में अंतर के फलस्वरूप, जनन कोशिकाओं द्वारा जनन पिंड निर्माण के पश्चात नष्ट हो जाने से तथा यांत्रिक दुर्घटनाओं के कारण शैवालों में फ्रेगमेंटेशन द्वारा जनन होता है. एक मिनट, सुनीता चौधरी आइए, कॉल एडमिट कर देते हैं. सुनीता चौधरी, सुनीता चौधरी आ रही. ठीक है. अब शैवालों में जनन मैंने बताया, मतलब fragmentation in alga occurs due to some reasons, due to the high velocity of the water. मतलब water is flowing at a very high velocity, or because of the स्फीत दाब जो होता है उसमें आसन कोशिकाओं के स्फीत दाब में अंतर के फलस्वरूप भी सुखाए मतलब थैलस का क्या होता है, खंडन होता है. अब बात करते हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और फिशन. मतलब सेल डिवीजन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्रोपेगेशन एंड सेल डिवीजन इज फाउंड इन यूनिसेल्युलर एल्गी. मतलब एक कोशिकीय शैवाल में कोशिका विभाजन द्वारा शैवालों में जनन होता है. एंड cell division is found in unicellular algae such as, or for example, Euglena or Chlamydomonas, desmids and diatoms. So in cell division, the unicellular algal cells divide mitotically to form two daughter cells, and each daughter cell grows into an independent organism. अब कोशिका विभाजन के द्वारा शैवालों में कायिक जनन होता है. तो कोशिका विभाजन द्वारा एक कोशिक शैवाल विभाजनों द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती हैं. मतलब जो भी एक कोशिकीय यूनिसेलुलर एल्गी है बेटा, उसमें सेल डिवीजन होता है, और जब सेल डिवीजन होता है तो संतति मतलब डॉटर सेल्स बनती है. सेल डिवीजन जब होता है एक यूनिसेलुलर एल्गी में तो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब डॉटर सेल्स बनती हैं, और प्रत्येक पुत्री कोशिका प्रत्येक डॉटर सेल वृद्धि कर स्वतंत्र पादप की तरह व्यवहार करने लगती है, जैसे कि यूग्लिना है, डायटम्स है, डेस्मिड्स है. तो मतलब एक कोशिक शैवालों में कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप बेटा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिका वृद्धि करके स्वतंत्र पादप की तरह व्यवहार करने लगती है. अब तीसरा है बेटा बाय हार्मोन, मतलब हार्मोन के द्वारा. हाँ बेटा बोलो. कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है बेटा? सेल डिवीजन बताया ना मैंने, जैसे एक सेल एक एल्गी है यूनिसेल एल्गी, उसमें कोशिका विभाजन या तो लंबक भी हो सकता है, लंबक बने लॉन्जिट्यूडनल, या ट्रांसवर्स डिवीजन भी हो सकता है. अनुप्रस्थ विभाजन भी हो रहा है तो बेटा उसमें दो कोशिकाएं बन गई,
और लंबवत भी हो रहा है, अनुप्रस्थ भी हो रहा है, तो 4 कोशिकाएं बन गई। तो प्रत्येक पुत्री कोशिका, डॉटर सेल, क्या करती है? वृद्धि करके एक नए थैलस को, एक नई सुकाई को जन्म देती है। ठीक है, तो जो आपने पूछा क्वेश्चन कि सेल डिवीजन कैसा हो सकता है, एक कोशिकीय शैवाल में कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन या तो अनुप्रस्थ होता है या लंबवत, मतलब लॉन्जिट्यूडनल होता है, और द सेल डिवीजन में बी बोथ लॉन्जिट्यूडनल एंड इट मे बी बोथ वर्टिकल। और अपन कह सकते हैं बेटा, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर एल्गी टेक्स प्लेस बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन, परिणतिक विभाजन के द्वारा भी कोशिका विभाजन होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब अपन लेते हैं हार्मोगोन के द्वारा भी एल्गी में कायिक जनन होता है। तो हार्मोगोन का निर्माण नील हरित शैवालों में होता है, मतलब हार्मोगोन्स आर फॉर्म्ड इन ब्लू ग्रीन एल्गी सच एज इन नॉस्टॉक, एनेबिना, एंड प्रतिकूल परिस्थितियों में तंतु अथवा ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और ये खंड हार्मोगोन कहलाते हैं। इनका निर्माण पृथककारी डिस्क के निर्माण द्वारा अथवा अंतर्वेशी कोशिकाओं के मृत होने से होता है। हार्मोगोन वृद्धि कर नए थैलस में विकसित हो जाते हैं, जैसे कि नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया व एनेबिना। मतलब हार्मोगोन में क्या होता है, हार्मोगोनिया क्या होते हैं? इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक मेथड of reproduction in Cyanophyceae. During favorable conditions, the trichome breaks into the motile segments of varying length called as hormogonia. The fragmentation of the parent filament into hormogonia may be due to the formation of intercalary heterocyst or specialized separation disc or necridia, or due to the death and decay of intercalary cells of the trichome, for example, oscillatoria. मतलब हार्मोगोन द्वारा भी नील हरित शैवालों में जनन होता है। एंड व्हाट आर हार्मोगोनिया? मतलब ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस द ट्राइकोम or the filament breaks up into small segments, and each segment or each fragment is called as हार्मोगोन। प्रत्येक खंड को क्या कहते हैं? हार्मोगोन कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में तंतु या ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है और ये खंड हार्मोगोन कहलाते हैं। ठीक है, हार्मोगोन वृद्धि कर नए थैलस में विकसित हो जाते हैं। अब चौथा है बाय प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा के द्वारा भी एल्गी में कायिक जनन होता है। तो इस प्रकार की तंतुवत संरचनाएं कारा में विकसित होती हैं। मतलब these protonema are filamentous structures which develop in the algae cara. आगे जाके अपन एक सवाल पढ़ेंगे जिसका नाम है कारा, और कारा में कुछ तंतुवत संरचनाएं विकसित होती हैं जो कि प्रोटोनिमा कहलाती हैं। तो युग्मनज मतलब जाइगोट से विकसित होने वाली प्रोटोनिमा प्राथमिक प्रोटोनिमा कहलाती हैं, तथा पादप के कायिक भागों से विकसित होने वाली प्रोटोनिमा द्वितीयक प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाती हैं। इनकी पर्व संधियों से कारा पादप विकसित होते हैं। मतलब the filamentous structures which are found in cara are called as protonema, and the protonema which develop from the zygote, the protonema which develop from the zygote are called as primary protonema. जो प्रोटोनिमा
युग्मनज जाइगोट से विकसित होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रोटोनीमा। एंड द प्रोटोनीमा which develop from the vegetative parts of the plant are called as secondary प्रोटोनीमा। और जो प्रोटोनीमा पादप के प्लांट के कायिक भागों से विकसित होती हैं, उन्हें द्वितीयक प्रोटोनीमा कहते हैं। अब लेते हैं कंद के द्वारा बाय ट्यूबर्स। तो कारा की आधारी पर्वसंधियों या मूलाभास की कोशिकाएं गोल स्टार्च युक्त संरचनाओं का निर्माण करती हैं, इन्हें ट्यूबर कहते हैं। मतलब ऑन द राइजोइड्स and the lower nodes of Kara, some tuber-like structures are formed due to the storage of food material. When these tubers get detached or get separated from the parent plant, the tuber produces an independent plant. मतलब कारा की आधारी पर्व संधियों या मूलाभास की कोशिकाएं गोल स्टार्च युक्त संरचनाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें कंद कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में मात्र पादप से अलग होकर अंकुरन के द्वारा नए पादप का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है अमाइलम स्टार के द्वारा भी शैवालों में कायिक जनन संपन्न होता है। मतलब इन एल्गी द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs also by means of amylum star. amylum star के द्वारा भी कायिक जनन संपन्न होता है। मतलब कारा पादप की आधारी पर्व संधियों की कोशिकाएं विभाजन द्वारा तारे के समान संरचनाएं बनाती हैं, जिनमें अमाइलम नामक स्टार्च भरा रहता है। क्या होता है बेटा? द बेसल नोड्स ऑफ कारा, मतलब द बेसल नोड्स ऑफ कारा डिवाइड और द सेल्स ऑफ the cells which are found at the basal nodes of Kara algae divide to form star-like structures. And these star-like structures are called as amylum star. And in these star-like structures called as amylum star, amylum starch is found. वैसे तो अपन स्टार्च को क्या कहेंगे? स्टार्च मंड पाया जाता है। यहाँ पे क्या नाम है कारा में? एमाइलम स्टार्च। इसे अमाइलम स्टार कहते हैं। मात्र पादप से अलग होकर ये नव पादप बनाते हैं। अब बात करते हैं पत्र कलिका द्वारा बाय बल्बिल्स। तो कारा के मूलाभासों पर कलिका के समान संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें पत्र कलिका कहते हैं। प्रत्येक पत्र कलिका मात्र पादप से पृथक होकर नए पादप का निर्माण करती है। तो ये तो हुई एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात। एक और रह गई बडिंग। बडिंग माने मुकुलन। कई शैवालों में जैसे कि प्रोटोसाइफोन में मतलब जो कायिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा भी होता है। तो इन सम एल्गी, for example, protosiphon, vegetative reproduction takes place by means of budding, and the bud-like structures are formed due to the proliferation of vesicles. They get separated from the parent plant by the formation of the septum and the capacity to form plants. अब बात करते हैं शैवालों में अलैंगिक जनन कैसे संपन्न होता है। हाउ द asexual reproduction occurs in algae. तो अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकारों के बीजाणुओं के द्वारा होता है और इन बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानियों में होता है।
मतलब asexual reproduction occurs in algae by means of spores, and these spores are formed in sporangia. प्रत्येक बीजाणुधानी में एक या अधिक बीजाणु बनते हैं. बीजाणु कशाभिकी अथवा अकशाभिकी प्रकार के हो सकते हैं. मतलब the spores may be flagellated or the spores may be non-flagellated. तो शैवालों में निम्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है. पहला है चल बीजाणुओं के द्वारा शैवालों में अलैंगिक जनन होता है. मतलब asexual reproduction occurs in algae by means of zoospores. तो zoospores क्या होते हैं? जो चल बीजाणु गतिशील होते हैं, कशाभिका युक्त होते हैं, नग्न होते हैं और एक कोशिक संरचनाएं होती हैं. मतलब zoospores are motile and these are zoospores are flagellated and naked and unicellular structures. तो जो चल बीजाणु हैं वो गतिशील होते हैं, इनमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये नग्न होते हैं. नग्न से मतलब है इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और ये शल बीजाणु यूनिसेल्यूलर एक कोशिक संरचनाएं होती हैं. तो थैलस की कायिक कोशिकाओं में प्रोटोप्लास्ट के विखंडन से चल बीजाणुओं का निर्माण होता है. अब जो चल बीजाणु हैं द्विकशाभिकी होते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस व क्लेडोफोरा में. मतलब जूस्पोर्स आर बाइफ्लैजिलेटेड इन एक्टोकार्पस एंड क्लेडोफोरा. मैंने बताया कि चल बीजाणु कैसे गतिशील हैं. अब गतिशील क्यों हैं? क्योंकि इनमें कशाभिका पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं. लेकिन जो स्पोर्स मतलब कभी कभी तो द्विकशाभिकी होते हैं. कौन सी शैवाल है जिनमें कि चल बीजाणु द्विकशाभिक होते हैं? वो है एक्टोकार्पस व क्लेडोफोरा. और जो कौन सी ऐसी शैवाल है जिनमें कि जो स्पोर्स चतुष्क कशाभिकी होते हैं, मतलब टेट्राफ्लैजिलेट होते हैं? तो वो है यूलोथ्रिक्स व ड्रेपेनल्डियोप्सिस. मतलब in Ectocarpus and Cladophora, zoospores are biflagellated, whereas in algae, Ulothrix and Drapeneldiopsis, the zoospores are tetraflagellate. मतलब यूलोथ्रिक्स में, ड्रेपेनेल्डियोप्सिस में, चल बीजाणु में, मतलब जूस्पोर में 4 कशाभिकाएं पाई जाती हैं. 4 flagella are found in Ulothrix. तो वाउचेरिया में बहुकशाभिकी संयुक्त चल बीजाणु बनते हैं जिन्हें सिनजूस्पोर कहते हैं. मतलब इन वाउचेरिया the zoospore is multinucleated and multiflagellated, and this type of zoospore is called as synzoospore. अच्छा, जब पूछा जाए कि synzoospore किसे कहते हैं तो अपन कहेंगे वाउचेरिया नामक शैवाल में बहुकेंद्रकी तथा बहुकशाभिकी चल बीजाणु बनता है और इस बहुकेंद्रकी व बहुकशाभिकी चल बीजाणु को संजूस्पोर कहते हैं. ठीक है. अब चल बीजाणु का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है. मतलब द जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस. चल बीजाणुओं का निर्माण अनुकूल परिस्थितियों में होता है और चल बीजाणुओं का निर्माण रात्रि के समय होता है. मतलब zoospores are formed during night and these zoospores are formed during favorable conditions. और चल बीजाणुओं का निर्माण रात में होता है, रात्रि के समय होता है तथा
बीजाणुधानियों से विमुक्ति प्रातःकाल होती है। मतलब जो स्पोर्स आर लिबरेटेड आउट from the zoosporidium during the morning and these are formed during the night. तो बीजाणुधानी से चल बीजाणुओं की विमुक्ति छिद्र द्वारा अथवा भित्ति के जिलेटिनीकरण के द्वारा होती है। बीजाणुधानी से मुक्त होने के पश्चात चल बीजाणु कुछ समय तक तैरते हैं तथा कशाभिकाएं विलुप्त कर स्थिर होकर विभाजनों द्वारा थैलस का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब लेते हैं अचल बीजाणु। वो तो क्या था पहले वाला, चल बीजाणु मतलब जो स्पोर्स। सेकंड है एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा भी, अचल बीजाणुओं के द्वारा भी एल्गी में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। तो अचल बीजाणु क्या है, ये एकशाभिक होते हैं अथवा अचल होते हैं। मतलब एप्लेनोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। Why the eplenospores are non-motile? Because the flagella are absent or eplenospores lack the flagella and so the eplenospores are non-motile. मतलब अचल बीजाणु अकशाभिकी होते हैं। अचल बीजाणुओं में कशाभिका और फ्लैजिला नहीं पाए जाते, इसलिए ये अचल होते हैं। जो स्थलीय शैवालों में अथवा जलीय शैवालों में शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। अपन ने देखा था जो स्पोर्स तो फेवरेबल कंडीशंस में उत्पन्न हो रहे थे, बट दीज एप्लेनोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल conditions or during the dry conditions in the terrestrial alga as well as in the aquatic algae. तो प्रत्येक अचल बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करता है और अचल बीजाणु वास्तव में अरेस्टेड चल बीजाणु होते हैं जिनमें कशाभिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। अचल बीजाणु क्या होते हैं बेटा, इनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, मतलब फ्लैजिला का निर्माण नहीं हो पाता है। तो बीजाणुधानी में एक परंतु कई बार अनेक अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है। मतलब अचल बीजाणुधानी में एक अचल बीजाणु बनता है। कई बार एक अचल बीजाणुधानी में कई अचल बीजाणु बनते हैं। मतलब in a eplenosporangium a single eplenospore is formed, but in some cases many eplenospores are formed inside a single eplenosporangium. अब एप्लेनोस्पोर या अचल बीजाणु का अंकुरण बीजाणुधानी से विमुक्त होने पर अथवा विमुक्त होने से पहले हो जाता है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स, पाउचेरिया व प्रोटोसाइफोन। अब अपन बात करते हैं सुप्त बीजाणुओं के द्वारा भी, बाय हिप्नोस्पोर्स के द्वारा भी शैवालों में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। तो सुप्त बीजाणु क्या होते हैं, ये अत्यधिक मतलब सुप्त बीजाणु अत्यधिक मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं। सुप्त बीजाणु बेटा अचल बीजाणु ही हैं, लेकिन अचल बीजाणु तो कैसे थे, पतली भित्ति युक्त थे, और ये सुप्त बीजाणु कैसे हैं, मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं। और इन हिप्नोस्पोर्स, इन सुप्त बीजाणुओं का निर्माण भी प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। मतलब हिप्नोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस, और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर अंकुरण द्वारा सीधे ही अथवा चल बीजाणुओं के निर्माण द्वारा नव पादपों में विकसित हो जाते हैं, जैसे कि वाउचेरिया,
क्लेडोमोनास आदि। वाउचेरिया में क्लेडोमोनास नामक शैवाल में व पीडियास्ट्रम नामक शैवाल में क्या बनते हैं? सुप्त बीजाणु बनते हैं, मतलब हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो व्हाट आर हिप्नोस्पोर्स? ड्यूरिंग द स्ट्रेस environmental conditions, the aplanospores in green algae secrete thick walls around them and they are called the hypnospores. मतलब hypnospores क्या होता है? When the conditions are not favorable or when the stressful environmental conditions are there, the aplanospores secrete thick walls around them, and these are then called as hypnospores. And the hypnospores germinate into new plants with the return of favorable conditions for vegetative growth. So in Chlamydomonas nivalis, the walls of the hypnospore, the wall of the hypnospores become red due to the presence of hematochrome. ठीक है, अब क्लैमाइडोमोनास निवालिस में भी हिप्नोस्पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा सुप्त बीजाणुओं के द्वारा भी क्लैमाइडोमोनास में, वाउचेरिया में व पीडियास्ट्रम नामक शैवाल में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। इसी प्रकार बात करते हैं एकाइनेट के द्वारा भी अलैंगिक जनन शैवालों में होता है। तो क्लोरोफाइसी के अनेक शैवालों में कायिक कोशिकाएं मोटी भित्ति स्रावित कर गोल या दीर्घ वृत्ताकार एकाइनेट में परिवर्तित हो जाती हैं। कभी कभी एकाइनेट्स का निर्माण श्रृंखला में होता है और प्रत्येक एकाइनेट एक नवीन पादप का निर्माण करती है, जैसे कि ऊडोगोनियम, वाउचेरिया एंड यूरोथ्रिक्स आदि में। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी? एकाइनेट्स की। तो द रेस्टिंग सेल्स which serve as perinating spore are called as akinets. Up in the formation of an akinete, the entire protoplast of the vegetative cell rounds off, which serves as a spore wall, which also serves as a spore wall, becomes considerably thickened, though it is highly resistant. And the akinetes contain abundant reserve food and are formed next to a heterocyst or at the end of a trichome in the blue-green algae. So what are the akinetes? These are the resting cells and these function as perinating spore, and the akinetes contain reserve food and these akinetes are found next to a heterocyst or at the end of a trichome in the blue-green algae, or sometimes they may be intercalary in position, and with the return of favorable conditions, with the return of favorable conditions, the akinetes develop into new filaments